हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? और सब बढ़िया। स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साथी पर। एग्ज़ाम साथी अब लेकर आएगा कंटिन्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ और सब्जेक्टिव का पीडीएफ दोनों मिलेगा। और हालांकि इस वीडियो में नहीं, हर चैप्टर के वीडियो में आपको बस सब्जेक्टिव का वीवीआई पीवाईक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं भी बताऊंगा अभी यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बस आपके साथ एक अच्छी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। जानकारी ये आपके लिए ही है। मैं अच्छा से सोचने समझने के बाद आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम का 2 महीना बचा है, टाइम कम है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परसेंटेज आ जाए, आपका मार्कशीट अच्छा लगेगा देखने में। 2 महीना बचा है, 2 से 3 महीना बचा है। और 2 से 3 महीना में बस की बात नहीं है कि आप सिलेबस कवर करो पूरी अच्छे तरीके से, फिर उसका रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाओ। तो 2 महीना में ये करना इम्पॉसिबल है। करने को तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोर्ड का सिलेबस कवर करना 2 महीना में हो भी सकता है अगर आप चाहे तो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है करने का तो कोई बात नहीं, आप जितना पढ़ें, जो पढ़े हैं वन शॉट पढ़ें, अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश करो कि पीवाईक्यू पर ज़्यादा ध्यान दो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, कैश क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, सब्जेक्टिव टेस्ट दो, जहाँ का टेस्ट कॉपी मिल रहा है वहाँ का टेस्ट दो। ठीक ना, कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हो। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर नहीं पढ़े हो तो वन शॉट पढ़ लो जाके, वन शॉट भी कोई खराब चीज़ नहीं है। वन शॉट में यही होता है कि आपको शॉर्ट कट में बताया जाता है, और वही बताया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। और पूरा अच्छी तरीके से डीपली जानकारी वन शॉट में आपको नहीं मिलेगा। बस तो मैं भी ये सोचकर आप लोगों के लिए लाया हूँ। क्या लाया हूँ? तो हर चैप्टर का वीवीआई सब्जेक्टिव और वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो मैं व्हाइट बोर्ड पर कराना मेरे लिए बहुत ही क्या कठिन काम है, जो कि मैं नहीं कर सकता। ठीक ना, क्योंकि मेरा भी 12th है अगले साल 2025 में आपके साथ। तो मैं अगर आपके साथ अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराने लग जाऊँ व्हाइट बोर्ड पर, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर देगा मेरे एग्ज़ाम में। तो इतना मैं कर नहीं सकता आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना ज़रूर कराया हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और सब्जेक्टिव पीडीएफ इतना ही बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि क्या ही बताऊँ आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर गया मेरे पीडीएफ से, तो आप जो बोलोगे, आप पर्सनली भी मुझे मिलकर जो बोलोगे, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, जानकारी थोड़ी डीप है। ठीक ना, बहसबाजी करने का अब समय रहा नहीं, तो सीरियसली लीजिए। क्या कीजिए? सीरियसली लीजिए। अगर सीरियसली लेना नहीं आ रहा है तो लेना पड़ेगा। ठीक ना, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, क्योंकि 12th है, कोई मामूली नहीं। और 10th और 12th जीवन में बस एक ही बार आता। अगर ये हाथ से चला गया तो अपने एकेडमिक सेशन में कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इस बात कभी भी अच्छा नहीं किए और ना ही कर पाओगे, इस बात का द्वेष हमेशा मन में रहेगा। ठीक ना, तो अब ठिठियाने और हंसीने का मन बात टाइम रहा नहीं। ठीक ना, जो किया सो बहुत किया, अब भी जगो उठो सवेरा हुआ, और अपना फोकस अपने बोर्ड पर लगाओ। आज समझ में आ रही है? तो क्या समझा, एक बार फिर से रिपीट यही करते हैं कि एग्जाम साथी पर्सनली आप लोगों के लिए लेकर आया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई सब्जेक्टिव है, वो सारे पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराने का काम मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। बस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छाप देना कि भैया या छोटा भाई या भाई मेरे या दोस्त मेरा या मित्र मेरा, मुझे भी ये पीडीएफ दे दो, प्रोवाइड करवा दो। तो मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप में, आपके टेलीग्राम में, आपके इंस्टा में, आपके फेसबुक में, आपके मैसेंजर में, आपके मैसेज में, सब जगह भेज सकता हूँ मेरे पर्सनली पीडीएफ। और इस पीडीएफ में मैं आपको अगर इस चैप्टर का बात करूँ तो मेरे पीडीएफ में इस चैप्टर के 40 ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, 40 से 50 ऑब्जेक्टिव है, मैं गिना नहीं हूँ।
हालांकि 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें मैं 2-4 पेज नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा, और आप उतना पढ़े होगे भी नहीं, उतना पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। 40-50 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर का कर लिए, बहुत ही ज़्यादा कर लिए, ठीक ना। बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा कर लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा कर लिए, और उससे मुझे नहीं लगता है कि बिहार बोर्ड का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो औकात है वो हमसे ज़्यादा कोई अच्छा से नहीं जानता होगा। काहे कि हम खुद 10th दिए और 10th में 1 महीना बहुत अच्छा से पढ़ के 87% लाए, तो इस बात का घमंड है। 12th में उस बात का घमंड नहीं था, क्योंकि 12th बाउंसर मारता है हमेशा, और ऐसा ऐसा बाउंसर मारता है फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। तो 12th को हल्के में नहीं लेने का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और जीवन का बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक ना। जो बच्चा 12th में साइंस लिया और अच्छे से पढ़ा तो बच्चा का ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए संवर गया, ठीक ना। वो बोले तो भगवान को पा लिया। अब बहसबाजी करने का टाइम नहीं है, तो आओ सेशन को करें स्टार्ट। जो इन्फॉर्मेशन देनी थी दे चुके हैं, ठीक ना। देखो आज का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का पहला चैप्टर और 5 मार्क्स से फिक्स है। ये बात आप कान खोल के ध्यान में बैठा लो। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और 5 मार्क्स फिक्स है। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। मेरा कसम खाओ या किसी का भी कसम खा के इस बात को ध्यान में बैठा लेना। एक शॉर्ट क्वेश्चन और होकर किस्मत सही रहा तो इसी से एक लॉन्ग क्वेश्चन रह सकता, ठीक ना। हालांकि 30% चांस, 30 ना 20% चांस रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम ही रहता है इससे, ठीक ना। अगर रह गया तो बल्ले बल्ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 16 का चैप्टर और 16 के चैप्टर में 16 दूना 32 और 32 या 48 को लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुमको। 48 से ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वीवीआई 48-50 को देखने को मिलता है। और उतना बच्चा 2 महीना में याद कर नहीं पाता, समझ नहीं पाता। समझा हुआ होगा ना पढ़ा है ना लिखा, तो क्या याद करेगा, समझ में आएगा नहीं। हलवा है नहीं कि बनाए भूज के खा लिए। देखो लगभग नहीं करना। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, बायो का पहला चैप्टर है, नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर में, इस लेसन में या फिर इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर के टॉपिक से उठाए हुए हैं, और वो टॉपिक तुमको अच्छा से क्लियर कर देंगे, ठीक ना। खुद का कसम खा के बोल रहे हैं। बात समझ में आगे लो तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो अब देखो ध्यान बोर्ड पर। पहला बात तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझो, रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। क्या होता है? जनन। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। आखिर जीव को जनन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बात कभी सोचा नहीं सोचा। जीव को जनन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना जनन किए हुए उस जीवों का संख्या क्यों नहीं बढ़ पाया? विदाउट जनन के भी तो संख्या बढ़ सकता था, लेकिन प्रकृति ने वैसा नहीं किया। प्रकृति ने कहा कि तुमको भैया अगर अपनी संख्या बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? जनन करना पड़ेगा। तो जीव जनन क्या है? तो जनन एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। जैविक मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक ना। तो जनन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। तो रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और देखो रिप्रोडक्शन जो होता क्या है, इस वर्ड का मतलब समझो। रिप्रोडक्शन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना, एक री और दूसरा है प्रोडक्शन। देखो री मतलब होता है अगेन। क्या होता है? अगेन। क्या होता है? अगेन। और प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन मतलब अगेन फॉर्मेशन, उसी चीज का फिर से बनना। ये क्या कहलाया? रिप्रोडक्शन कहलाया। आसान भाषा में समझो, सबसे आसान भाषा में, उसी चीज का, उसी ऑर्गेनिज्म का फिर से बनना या फिर से जन्म लेना, ये क्या कहलाया? रिप्रोडक्शन कहलाया। बात समझ में आ रही? एकदम बेसिक वाला आंसर। इतना बेसिक से कोई मास्टर तुमको नहीं बता सकता जितना बेसिक हम तुमको बताएं। इतना नर्सरी का बच्चा को ही बता देंगे तो वो सीख जाएगा। तो रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब समझा?
तो रिप्रोडक्शन शब्द कितने वर्ड से मिलकर बना? दो, पहला री और दूसरा प्रोडक्शन। री मतलब होता अगेन और प्रोडक्शन मतलब होता फॉर्मेशन, मतलब पुनः उसी चीज का बनना ही क्या कहलाया भैया? रिप्रोडक्शन कहलाया, जनन कहलाया। अब देखो जनन जो होता है दो टाइप का होता है, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है जो दो टाइप का होता है, जो पहला होता है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, वैसा जनन जिसमें माता पिता इन्वॉल्व हो, ठीक ना, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, माता पिता नहीं बोलेंगे, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक ना, और उसमें जो बच्चे का जन्म हो वो माता पिता से थोड़ा सा क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक ना, रंग रूप आकार साइज क्या हो? थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक ना, उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? लैंगिक जनन। और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब है अलैंगिक जनन, हिंदी में क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन, ठीक ना। ये कैसा है? ये कैसा जनन है? तो ये एक ही यूनिपेरेंटल, मतलब एक ही जनक के से बनने वाले क्या है? इसका जो जनक होता है वो एक ही होता है, या तो उसका माँ होगा या तो उसका बाबू होगा, क्या होगा? पिताजी होगा, ठीक ना। और इसमें जो होते हैं इसमें एक कोष के जीव होते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन कौन सा जीव करने वाला है? एक कोष के जीव करने वाला। और इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, नए ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो सेम अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने पेरेंट्स के हिस्से जैसा बनेगा, जरा सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर पेरेंट्स लाल है तो क्या मतलब उसका बच्चा भी क्या होगा? लाल ही होगा, ठीक ना, उसका बेबी भी क्या होगा? लाल होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बात नहीं है, इसमें थोड़ा ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। भले दो आँख होगा, दो कान होगा, दो गाल होगा, ठीक ना, बाल होगा माथा में, दो हाथ होगा, 5 उंगली होगा हाथ में, ठीक ना, लेकिन साइज, रंग, रूप और जीन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होगा, ब्लड ग्रुप में ये सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होगा ही होगा, ठीक ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा बाऊ जैसा माई वैसा बच्चा। बात बुझे में आ गया। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को जनन बोलते हैं। जनन दो वर्ड से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। री मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन। और रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात को बुझने में आ गया, ठीक ना, मिटाए बात को। अब देखो इसका वीवीआई क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि राइट और नॉट। देखो इसमें जो सवाल दिए जाएंगे, भले मैं यहाँ इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन तुमको जो पीडीएफ मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। बात को समझना, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, दोनों में रहेगा और मिक्स रहेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन ऊपर है, आंसर भी उसके नीचे है, उसके बाद फिर वही क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, फिर उसका आंसर हिंदी में रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक ना। मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हूँ, ठीक, डिज़ाइन तो नहीं किया हूँ, बस कॉपी में लिखा हूँ, उसी का पीडीएफ बनाया। पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, ये वीवीआई है और एग्जाम में पूछा भी है, राइट एंड नॉट इन brief about asexual reproduction in organism। देखो किसका बात हो रहा, देखो किसका बात कर रहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का बात कर रहा, ठीक ना, एक छोटा सा नोट लिखने का बात कर रहा, किसके ऊपर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तुम क्या जानते हो? अभी हम क्या क्या बोले, कम से कम वही बात को बताओ, ठीक ना। देखो ये कौन सा जीव में होगा? तो यूनिसेलुलर जीव में होगा। कैसा जीव में होने वाला है? तो यूनिसेलुलर जीव में होगा, मतलब जो एक कोशिकीय जीव होगा, ठीक ना।
कैसा है तो यूनिपेरेंटल है। कैसा है? यूनिपेरेंटल है, ठीक ना। दूसरी बात समझ में आ गया, लिख सकते हो कैसा जीव में होने वाला है तो यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव में ये होता है, ठीक ना। और ये कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है, ठीक ना। एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात होता है इसमें गैमेट जो होता है वो नहीं बनता है, तो गैमेट आर नॉट फॉर्म, ठीक ना, ठीक ना। और ना ही गैमेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सॉरी नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक ना। इतना बात को समझ जाओ। ये कैसा है? यूनिसेलुलर है, यूनिपेरेंटल है, इसमें ना ही गैमेट बनता है और ना ही गैमेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो इतना बात को लिख सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में होता है, ठीक ना, यूनिपेरेंटल होता है। इसमें गैमेट मतलब युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अगर युग्मनज का निर्माण नहीं हुआ तो गैमेट का फॉर्मेशन भी क्या होगा? नहीं होगा। बस इतना लिखे रहना है और ये खुद 4 लाइन में हो जाएगा। 4 लाइन में होने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। इस 3 टॉपिक से तुम इसका आंसर लिख सकते हो वेरी अच्छे से, अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना। अब आगे बढ़ो। अगला विज्ञान क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्डिंग write the suitable example। suitable example। बर्डिंग मतलब क्या होता है? मुकुलन, ठीक ना। देखो बडिंग क्या होता है? बडिंग मतलब मुकुलन। मुकुलन जो होता है यह अलैंगिक जनन का ही क्या है? एक भाग है, एक विधि है, ठीक ना, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। किसका? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक ना। इसमें क्या होता है? जैसा पेरेंट्स वैसा ही क्या होगा? उसका ऑफस्प्रिंग, वैसा उसका क्या होगा? बच्चा होगा, ठीक ना। सेम वैसा ही, जस्ट लाइक क्लोन, ठीक ना। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग? मुकुलन से आप क्या समझते हैं? इसका सुटेबल एग्जांपल बताइए। तो मुकुलन क्या होता है भैया? मुकुलन वही होता है भैया, ये एक क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस, एक विधि है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक ना। और इसका जो निर्माण होता है माता पिता के क्या होता है? शरीर से ही होता है, ठीक ना। और ये तब तक अपने माता पिता के, जब तक इसमें क्या हो? केंद्रक का विकास ना हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, हाइड्रा ईस्ट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रा ईस्ट में क्या होता है? देखो ये मान के चलो क्या है? एक ईस्ट है, क्या है? ईस्ट है, ठीक ना। ये देखो अगर इसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जस्ट इसमें ऐसा 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 ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनेगा और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर ना ऐसे करके 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसमें एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा और एक न्यूक्लियस इसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो एक ऐसे और एक ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आ गई ना? चमक गई? बस यही प्रोसेस है, ठीक ना। तो इसका पीडीएफ में अच्छा आंसर होगा, जाके पढ़ लेना, ठीक ना। हमको भी नींद लगता है और रात का टाइम है।
देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया, डिफाइन क्लोन। डिफाइन क्लोन, गिव ऑन एडवांटेज, give on advantage and one disadvantage, and one disadvantage of clones। देखो देखो क्लोन क्या होता है? कार्बन कॉपी देखे हो घर में, प्रेस मशीन, कैफे के दुकान में। प्रेस मशीन में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो जैसा आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन होता है वो आधार कार्ड पेपर में क्या हो जाता है, छप के आ जाता है, ठीक ना। एग्जैक्टली बोला जाए तो उसका क्लोन बन के आ जाता है। बात समझ में आ रही है? वैसा ही होता है क्लोन, वैसा ही क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसा उसका पेरेंट्स वैसा उसका क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। जरा सा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली अंतर देखने जाओ या फिर जेनेटिकली देखने जाओ, ठीक ना। शेप देखो, साइज देखो, रंग देखो, रूप देखो, आकार देखो, जो देखना है सब देखो, सब क्या होगा, सेम होगा। कैसा? तो जैसा पेरेंट्स वैसा ऑफस्प्रिंग, इसी को बोला जाता है क्लोन। तो क्लोन समझने का मतलब यही है कि आधार कार्ड प्रिंटर मशीन में डालें और आधार कार्ड छप के जैसे आ गया है, वैसा ही होता है ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद सेम टू सेम वैसा ही क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद सेम टू सेम वैसा अपने ही जैसा क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इसी को बोला जाता है क्लोन। तो क्लोन समझने का मतलब यही है, जैसा पेरेंट्स वैसा ही उसका बच्चा, ठीक ना। तो इसी को बोला जाता है क्लोन। तो क्लोन का फायदा क्या है? देखो क्लोन का एक ही फायदा है, ठीक ना। बात समझ में आ गई? इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये क्या है, कार्बन कॉपी के जैसा है, ठीक ना, जस्ट लाइक कार्बन कॉपी। और डिसएडवांटेज भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक ना। देखो चौथा क्वेश्चन आया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, शायद इस बार ये क्वेश्चन रह सकता है। एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, हम लोग बताते हैं, बहुत अच्छा से बताते हैं, समझ में आ जाएगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का एक, ठीक ना, पार्ट है ना, जिसका नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या है कि मान के चलो ये क्या है, ये पेरेंट्स है ना, क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है। इससे ना सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, दो ही बच्चा बेबी होगा, इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक ना। और मल्टीपल फिजन क्या होता है, ध्यान से सुनना, वही बताते हैं, पहले लिखने दो। मल्टीपल फिजन क्या होगा, एक पेरेंट्स है, ठीक ना, और इसके लिए कंडीशन जो है अनफेवरेबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन कर देते हैं। जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनाएंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, लेयर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। क्या होगा, निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद ये जो लेयर है, जब उसका बेबी मैच्योर हो जाएगा, इस कंडीशन में ढलने के लायक हो जाएगा, तो ये लेयर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद ये नए ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, दुनिया में आ जाएंगे। और बाइनरी फिजन में क्या होता है,
बाइनरी फ्यूजन में होता है, इसके लिए कंडीशन फेवरेबल है, इसको कोई प्रोटेक्शन लेयर बनाने की जरूरी नहीं पड़ती है। तो इसमें जो पेरेंट्स होता है वो जब रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन करने के बाद मैनली दो ही क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, दो ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं रिप्रोडक्शन करने के बाद, ठीक ना। और मल्टीपल फ्यूजन में जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन करने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, बट कंडीशन क्या होता है, यहाँ अनफेवरेबल होता है और यहाँ पर जो कंडीशन होता है वो फेवरेबल होता है। ये इसके फेवर में होता है, ये इसके फेवर में कंडीशन नहीं रहता, जिस वजह से इसको क्या करना पड़ता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनाना पड़ता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, बहुत सारे बच्चों को क्या करना पड़ता है, सुरक्षा देना पड़ता है। और जब ये बच्चे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लेयर फट जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये सारे क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। यही होता है बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें दो ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा, इसमें दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा, इसमें या फेवरेबल कंडीशन में होगा या अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। बात समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया को देखो, सब बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, ठीक ना। उसके बाद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम से भी बेस्ट एग्जाम्पल है इसका अमीबा। अमीबा देखे हो, अमीबा कैसा रिप्रोडक्शन करता है, अमीबा देखो, मान लेते हैं ये क्या है, अमीबा है और ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक ना। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा इसका थोड़ा सा जैसे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे करके बढ़ा देते हैं और दो और न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक ना। ये न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। डिवीजन, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक ना। तो क्या होगा, तो जब इसका बेबी क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और इसमें ऐसा नहीं होता। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है, मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। किसका एग्जांपल, तो मल्टीपल फ्यूजन। तो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म जो होता है ये बहुत सारे अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, निर्माण करता है और ये प्लाज्मोडियम के जैसा होता है, ठीक ना। ये नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होता ही नहीं है, ठीक ना। जैसा पेरेंट्स वैसा ही, क्योंकि ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक ना। तो क्या डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा माँ बाप में, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या हो, चलो देखो 5वां क्वेश्चन है, distinguish between asexual and sexual reproduction ठीक है, with the help of suitable एग्जाम्पल। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करने बोल रहा है, डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, ठीक ना। क्या बताने बोल रहा है, तो अंतर बताने के लिए बोल रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीच में डंटा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम तुमको क्या बता रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा, यूनिपेरेंटल। ये कैसा, तो बाईपेरेंटल, मतलब इसमें दो पेरेंट्स की जोड़ी पड़ती है, मतलब माता पिता दोनों, और इसमें यूनिपेरेंटल एक ही पेरेंट्स, या तो वो माता या तो वो पिता हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक ना। ये कैसा किसमें होगा, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा,
जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है वो क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और जो भैया मेरे मल्टी सेलुलर हैं, जो भैया मेरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो भैया क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो गैमेट बनाएंगे, ठीक ना। और गैमेट बनाएंगे तो गैमेट को भी मिलाना जरूरी है भैया, ठीक ना। और इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा क्या, इसका एग्जांपल तुमको अमीबा, ठीक ना, बैक्टीरिया, ईटीसी, फलना चिलना। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखने को चाह रहा है तो ह्यूमन, ठीक ना, ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन, ठीक ना। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए ह्यूमन का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है, ठीक ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जाके पढ़ो, समझ में आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक ना। समझ में आ गया बात। इसका पीडीएफ में तुमको बेस्ट एग्जांपल मिला, बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट राइटिंग के साथ मिला हुआ, जाके वहां से देख लेना। बस यहाँ पर मैं तुमको समझाने के लिए बोल सकता हूँ ये सब। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो देखो छठा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ओस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये समझता नहीं है बच्चा, ठीक ना, और इसका एग्जाम्पल नहीं लिख पाता है, हम दोनों बताते हैं। ओस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ये होता यही है, ये होता यही है कि जितने भी फीमेल ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर जानवर में हो, हम लोग भी जानवर में ही आते हैं, लेकिन जितने भी फीमेल ऑर्गेनिज्म हैं वो दो कैटेगरी के, एक प्रीमेट और दूसरा नॉन प्रीमेट। जो नॉन प्रीमेट वाला होगा, ठीक है, जो नॉन प्रीमेट स्तनधारी जीव होगा, स्तनधारी फीमेल होगा, उसमें ओस्ट्रस साइकिल होगा। ओस्ट्रस साइकिल होने का मतलब यही है कि वो नॉन प्रीमेट स्तनधारी फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक ना, जिसका ओस्ट्रस साइकिल 21 दिन का होगा और इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है, रक्त का जो स्राव होता है वो नहीं होता, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कुत्ता, गाय, ये सब में जो ओस्ट्रस साइकिल होता है, इन लोग के डे के टाइम में ब्लड का जो स्राव होता है वो नहीं होता। बाकी बात अदर फीमेल ऑर्गेनिज्म में ये होता है, तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक ना। तो बस वही बात है, ओस्ट्रस साइकिल 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, ठीक ना। और रक्त का स्राव इसमें नहीं होगा, रक्त का स्राव नहीं होगा, ठीक। और दूसरी बात इसमें क्या जानना है, दूसरी बात यही जानना है कि ये नॉन प्रीमेट स्तनधारी जीव के लिए, जीवों में होता है, ठीक ना। और इसका एग्जांपल है डॉग मतलब कुत्ता, ठीक ना, काव मतलब गाय, ठीक ना। दो को एग्जांपल से ज्यादा नहीं देने का, ठीक ना। ओस्ट्रस साइकिल यही होता है, ये 21 दिन का साइकिल होता है, इसमें रक्त का स्राव नहीं होने वाला, ये नॉन प्रिमिटिव स्तनधारी जीव में होता है, ठीक ना। ये ओस्ट्रस साइकिल है। अब देखो, अब एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो देखो, जस्ट इसके विपरीत, ठीक ना। ओस्ट्रस साइकिल के
विपरीत को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बस इसमें डे का चेंज होता है, डे का डिफरेंस होता है। डे का डिफरेंस कहने का मतलब ये 21 दिन का है, तो वो कितने दिन का? 28 दिन का, 28 से 30 दिन का ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होगा भैया? 28 दिन का होगा, ठीक ना, 28 दिन का होगा। और दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात ये होगा कि 28 दिन का होगा, इसमें रक्त का स्राव होगा। क्या होगा? इसमें रक्त का स्राव होगा, ठीक ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रक्त का स्राव होगा। और तीसरी बात क्या? ये प्रीमेट स्तनधारी जीवों में होता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, ठीक ना, हमारी माँ बहना। उसके बाद क्या? तो मंकी, ये सब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जाम्पल होगा। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये जो साइकिल होता है ये 28 दिन का होता है, इसमें रक्त का स्राव होता है। और ये प्रिमिटिव स्तनधारी जीवों में क्या होता है, ठीक ना। इतनी बात को जानना। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स और मंकी, ठीक ना। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर तुमको लिखाया, प्रोवाइड करवाया। इसका तुमको अच्छा से तुमको PDF में मिल जाएगा, तो PDF की चिंता तुम मत करना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन बर्ड्स एंड बल्बिल्स with the hair of suitable एग्जाम्पल। बर्ड्स और बल्बिल्स में सुटेबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको क्या करना है? एग्जाम्पल देना। देखो बर्ड क्या होता है? बर्ड सिंपल सा है। बर्ड जो होता है ये पत्ती, किसी भी प्लांट्स के पत्ती के अक्ष या क्या होगा? तना पर होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। या आखिरी छोर पर क्या होता है? पाया जाने वाला है छोटी सी विकसित प्रोडो होती है। क्या होती है? प्रोडो होती है। देखो बर्ड यही होता है। बर्ड को ही नहीं बोलते कलिका, क्या बोलते हैं? कलिका बोलते हैं। और कलिका जो होता है किसी भी पत्ती के छोर पर, या क्या बोलते हैं उसको? तने की आखिरी छोर पर, पत्ती के लास्ट वाले छोर पर या आखिरी छोर पर क्या होता है? एक छोटा सा प्रोडो होता है। मान के चलो ये पत्ती है, ठीक ना। तो इसके आखिरी छोर पर एक छोटा सा प्रोडो होगा, जस्ट ऐसे, ठीक ना, इस टाइप का, ठीक ना। और इसे धीरे धीरे डेवलप करके नए ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, नए जीव में बदल जाएगा, ठीक ना। ये अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आलू देखे हो, पत्ती क्यों ले? आलू देखो, ये मान के चलो एक आलू है, ठीक ना। और आलू के ऊपर में देखा होगा धीरे ऊपर में व्हाइट कलर का ऐसे बन जाता है, ठीक ना। और ये धीरे धीरे ग्रो करता और इससे एक नया प्लांट बन जाता है। क्या हो जाता है? नया प्लांट बन जाता है। इसी को बोला जाता है बर्ड। क्या बोला जाता है? बर्ड बोला जाता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? एक प्रोसेस, एक पार्ट है, ठीक ना। और बल्बिल्स क्या होता है वो देखो। बल्बिल्स को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पत्रकलिका। क्या बोलते हैं? पत्रकलिका बोलते हैं। देखो बल्बिल्स क्या होता है? इसी के ग्रुप को क्या बोला जाता है? बर्ड के ग्रुप को बल्बिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो
इसका अगर डेफिनेशन निकलेगा, डेफिनेशन में क्या निकलेगा बताओ, क्या निकलेगा? ए कंडेंसेंट ऑक्सिलरी बर्ड इज कॉल्ड बल्बिन, ठीक ना। तो इसी के क्या बोलते हैं, संगठन को हम लोग बल्बिन बोलते हैं। बात समझ में? आगे लो तो मिटाओ इसको। कहीं कहीं पे लगता है हम भी फंस जाते हैं, क्या रे? एक्सपीरियंस जो नहीं है ना, एक्सपीरियंस रहता तो ऐसा बात नहीं होता। एक्सपीरियंस लेना जरूरी है जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain hydrophilia with help of suitable एग्जाम्पल। देख भैया, हाइड्रोफिली का मतलब होता है, देख क्या होता है। हाइड्रोफिली को बोलते हैं हिंदी में जल परागन, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को ही बोला जाता है जल परागन। जब पौधे में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो, किसके द्वारा हो? वाटर के द्वारा। उसका माध्यम कौन हो? वाटर हो, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफिली। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली, जल परागन। तो इसमें जो होता है एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिनेशन होने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या होगा? जल होगा। माध्यम कौन होगा? तो पानी होगा, वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। और ये किसमें वाटर कहाँ मिलता है? तो नदी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नदी में, समुद्र में, ठीक ना, झील में। कहाँ पर? झील में। यहाँ पर क्या रहता है? पानी। और नदी, समुद्र, झील के नीचे भी क्या रहता है? पौधा रहता है, प्लांट्स रहता है। और इसकी संख्या में बढ़ोतरी लाने के लिए हम क्या कराते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन जो होता है, इसमें जो एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, ठीक ना, इसमें जो पॉलन एजेंट होता है वो क्या होता है? वाटर होता है। वहाँ पर पॉलन एजेंट कौन होगा? वाटर होगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली, जल परागन। क्या बोलते हैं? जल परागन। जल परागन किसको बोलते हैं? जब पॉलिनेशन कहाँ पर हो? पानी में हो, ठीक ना। किसके द्वारा हो? तो पानी के द्वारा हो, ठीक ना। कहाँ किस में हो? तो पानी के अंदर जो जितने भी पौधा हैं, ठीक ना, जितने भी प्लांट्स हैं, उसमें जब क्या हो? निषेचन हो, फर्टिलाइजेशन हो, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जल में रहने वाले जीवों का हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। वहां पर जितने भी जीव वो क्या करते हैं? वाटर पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं। और माध्यम क्या रहता है? वाटर रहता है। और ये कहाँ कहाँ हो बच्चों? तो नदी, समुद्र और झील में होते हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख लो क्या है। इसका एग्जाम्पल का हमारा नाम ही पता नहीं होता। हाइड्रिला। हाइड्रिला नाम क्या है? हाइड्रिला, याद रखना। पूछता है कि बताओ कौन सा प्लांट है जो कि वाटर पॉलिनेशन करता है या हाइड्रोफिली उसमें होता है? तो हाइड्रिला। ये बात याद रखना, ठीक ना। इतने जो मैं तुमको लिखाया हूँ, इतना जो शॉर्ट क्वेश्चन है तुमको बताया हूँ इस चैप्टर से, अगर इससे एक क्वेश्चन अगर बाहर रहा एग्जाम में तो हमको फांसी में टांग देना, ठीक ना, या तो हमको चप्पल का माला पहना देना। ऐसा करेगा तो पकड़ के लतिया जुतिया देंगे। तुम मेरा दोस्त है और हम भी तुम्हारा दोस्त हैं, तो इज्जत बराबर का, ठीक ना। हो गया बात, बस खत्म। ये हमारा कॉपी आपको बुझा, इसमें का क्वेश्चन का आंसर और इसी का बनेगा पीडीएफ जो कि तुमको मिलेगा तुम्हारे पर्सनली मैसेज करने पर, ठीक ना। हम तुमको देने वाले हैं नहीं फ्री में, क्या हो हमसे ले लो। तुमको पर्सनली करना पड़ेगा मैसेज कमेंट में, ठीक ना। और कमेंट करेगा तो हम तुमको क्या करेंगे? दे देंगे। व्हाट्सएप पे भेजकर, टेलीग्राम में भेजकर, जहाँ लेना चाहोगे वहाँ पर भेज के दे देंगे। अगर पीडीएफ निकाल के बोलोगे तो पैसा भेजना फोन पे, ठीक ना। फोन पे नंबर भेज देंगे और तुमको पीडीएफ निकाल के दे सकते हैं उसका, ठीक। बात समझ में आ गई? तो एग्जाम का बचा है 2.5 महीना, लगा दो जान जी, पढ़ जाओ, ठीक ना। 1 तारीख से है एग्जाम, 1 फरवरी से एग्जाम, और 2.5 महीना बचा। 2.5 महीना भी नहीं बचा, कितना महीना बचा? हाँ, 2.5 महीना से ज़्यादा बचा है, 3 महीना बचा है, क्योंकि हम दिसंबर और जनवरी जोड़ रहे थे। हमको लगा ये नवंबर, ये तो अक्टूबर ही है, 3 महीना है। तो लगा दो पूरा जान और करो बजरंगबली को प्रणाम और बेस्ट दो अपना एग्जाम में, ठीक ना। 100% दो। सच्चाई यही है, देखो जीवन का एक ही सच्चाई है, वो सच्चाई क्या है?
अपने आप को 100% दो, अपने आप को दिल से 100% दो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। किसी इसके अलावा किसी का मदद नहीं करना, ठीक ना। अगर मदद कर रहे हो, देखो अगर तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा हो तभी मदद करना, क्योंकि दुनिया मतलबी है और मतलब से चलती भी है, ठीक ना। दुनिया में हर एक रिश्ता नाता मतलब से चलता है, वो रिश्ता नाता किसी भी चीज़ का हो, किसी का भी हो क्यों ना हो, ठीक ना। मेरा खुद का रिश्ता नाता मतलब से चलता है, तो मैं तुमको क्या एग्जांपल दूँ, क्योंकि मैं खुद अपने हर रिश्ते से क्या हूँ ना खुश हूँ, क्योंकि मतलबी लोग से मुझे नफरत है। बात समझ में आ गए। तो भैया मेरे, बहना मेरी, पढ़ो लिखो, अपना बोर्ड का रिजल्ट, अपना मार्कशीट को चमकाओ, ठीक ना। जितना अच्छा 10th में किया उतना अच्छा 12th में करो। अगर 10th में अच्छा नहीं किया है तो सोचो हम 12th में जितना अच्छा कर सकते हैं, इतना अच्छा कर सकते हैं, इतना अच्छा कर सकते हो तो करो, करके दिखाओ, बस सोचना नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़ो, ध्यान लगा कर पढ़ो और बोर्ड को फोड़ने की पूरी तैयारी करो, ठीक ना। बाय बाय, टाटा।